वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। हमारे पास भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पे वीडियोस है। प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पे आपको 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। आज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में देखेंगे और इनसे पार्ट 2। इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1 देख लिया था। और आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में बंगाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके बंगाली में वीडियो देख सकते हैं। तो पहले के चैप्टर के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, नहीं तो पार्ट 2 जो है आप लोग को क्लियर तरीके से समझ में नहीं आएगा। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो वहां पर मैंने गलती से लिख दिया था कि औरंगजेब का जहाँ जन्म हुआ था वो उज्जैन में हुआ था। उनका जन्म आपके उज्जैन में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था आपके दाहोद में, ये HOD दाहोद में, जो कि है आपके गुजरात में। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन से डिक्टेटर का जन्म गुजरात में हुआ था, तो दाहोद गुजरात में किसका जन्म हुआ था, तो फिर हुआ था आपके औरंगजेब में। आप अगर कोई और डिक्टेटर के बारे में सोच रहे हैं जिसने गुजरात में जन्म लिया, तो वो अपने आप से आप सोच रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो फिर एक ही डिक्टेटर है जिसने आपके गुजरात में जन्म लिया था, उसका नाम क्या था, औरंगजेब। अब चलते हैं पहले वाले चैप्टर के थोड़ी डिटेल्स के बारे में, कि मुझे पता है कि पहले वाले वीडियो तो आप देखने वाले हो नहीं, मैं जितना भी बात कर लूं कोई मेरी वीडियो देखता नहीं है। तो वहां पर अगर औरंगजेब की बात अगर की जाए, औरंगजेब का जो रूल चला था वो चला था 50 साल के लिए। पहले 25 साल वो आपके दिल्ली में था, आखिरी के 25 साल वो आपके डेक्कन में था। तो जो औरंगजेब का रूल है उसे हम टोटल 4 फेज में डिवाइड करते हैं, 4 फेज में डिवाइड करते हैं। अगर पहले फेज के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे ईस्ट इंडिया में उसने कैसे अपने मुगल एम्पायर को जो है एक्सपेंड किया। जैसे कि हम चिटागोंग, आसाम, फिर अहोम्स के साथ मुगल्स का जो लड़ाई है उनके बारे में पढ़ते हैं फेज 1 में। फेज 2 में हम लोग पढ़ते हैं कि उनके जो सबसे बड़े एनिमी हो गए थे वो थे आपके छत्रपति शिवाजी और उनके बेटे संभाजी। तो जैसा कि आपको पता ही है, औरंगजेब हमेशा चाहता था कि पूरे इंडिया को जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट कर दे, पूरे इंडिया को इस्लामिक स्टेट बना दे। तो इसमें उसके लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम थे छत्रपति शिवाजी और संभाजी। तो इनको कंट्रोल करने के लिए उसने बहुत बार आर्मी भेजा। और यहाँ पर मराठा एम्पायर ने क्या किया था, वो मिल गए थे आपके गोलकोंडा एम्पायर से, गोलकोंडा और बीजापुर के एम्पायर से, ये दोनों एम्पायर से वो मिल गए थे। और मराठा एम्पायर, गोलकोंडा और बीजापुर एम्पायर ने डेक्कन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया आपके औरंगजेब के लिए। अगर तीसरे फेज के बारे में बात किया जाए तो तीसरे फेज में हम ये देखेंगे कि औरंगजेब खुद डेक्कन चले गए थे और उन्होंने वहां पर जाके आपके गोलकोंडा के एम्पायर को जो है हरा दिया था और बीजापुर के एम्पायर को भी हरा दिया था। इसके बाद उन्होंने डेक्कन में औरंगाबाद को अपना कैपिटल बना लिया था। ये 3 फेजेस थे। अब हम आखिरी फेज के बारे में पढ़ेंगे, फेज 4। तो अगर फेज 4 की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया था कि शिवाजी और संभाजी के ऊपर या फिर मराठा एम्पायर के ऊपर उनका अभी भी कंट्रोल नहीं था। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे संभाजी के बारे में। संभाजी के बारे में अगर बात किया जाए तो उन्होंने शेल्टर दिया था अकबर को। इस वक्त तक शिवाजी आपके चल बसे थे, उनका तबियत खराब हो गया था और वो चल बसे थे। उनके बाद राजा बने थे आपके राजा राम, और राजा राम को हटा के बने थे आपके राजा संभाजी। तो संभाजी हैड गिवन शेल्टर टू अकबर। औरंगजेब के बेटे थे आपके अकबर, और अकबर ने ये कहा था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो डिवीजन क्रिएट किया औरंगजेब ने, अकबर उस चीज को हटा देगा और सभी फिर मिलकर रहेंगे। इसके लिए औरंगजेब अकबर को पसंद नहीं करता था और औरंगजेब अकबर सबसे पहले भाग गया था राजपूतों के पास। राजपूतों के पास जब वो भाग के रहने लगा, तब औरंगजेब ने ये खबर फैला दिया राजपूतों के बीच में कि अकबर जो है औरंगजेब के लिए काम कर रहा है और एक दिन न एक दिन अकबर जो है राजपूतों पे अटैक कर देगा। इसलिए राजपूत मना कर दिए कि अकबर को वो अपने पास नहीं रहेंगे। इसके बाद उसके जो सबसे सामने ऑप्शन बचा था वो बचा था कि वो सिखों के पास जाएंगे। और जैसा आपने पहले के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, मुगल और सिखों के बीच में हमेशा लड़ाई होती थी और सिखों के बहुत सारे गुरुओं को और बहुत सारे लोगों को मुगल ने मारा था और मुगल के भी बहुत सारे लोगों को आपके सिख कम्युनिटी ने मारा था। तो इसलिए अकबर डर के मारे आपके सिख के पास नहीं गए थे। फिर उनके जो सबसे बड़े एनिमी बचे थे वो थे आपके मराठा। तो मराठा एम्पायर में उस टाइम पे राजा बने थे आपके संभाजी। तो संभाजी के पास गए थे वो शेल्टर मांगने, और इसलिए उन्होंने शेल्टर दिया था आपके अकबर को। औरंगजेब की अगर बात की जाए, औरंगजेब उस वक्त में अकबर को वापस मांगना था। उसने बोला था कि संभाजी को कि अकबर जो है उनको वापस दे दिया जाए और उनको सौंप दिया जाए, पर आपके संभाजी ने इस चीज से मना कर दिया था। संभाजी रिफ्यूज टू डू सो। इसलिए संभाजी और उनके जो दोस्त है कपि कलश, उनको धोखे से पकड़ लिया था आपके औरंगजेब ने। संभाजी और कपि कलश एक दिन शिकार पे निकले थे, तो उनके कुछ सैनिक जो है उनको धोखा दे दिए थे और औरंगजेब को बता दिए थे वो कहां पर रहेंगे और कहां पर शिकार करेंगे। तो उस टाइम पे मुगल आर्मी के जो लोग हैं वो आ गए थे और संभाजी और कपि कलश को उन्होंने पकड़ लिया था। अगर बात की जाए जेल में भरने के बाद, संभाजी को ये ऑप्शन दिया गया था कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, और इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद जब आप मुस्लिम हो जाएंगे तब आपको जिंदा रहने का मौका मिल जाएगा। आप ये समझिए कि मराठा एम्पायर जो औरंगजेब के खिलाफ था, उसका जो राजा संभाजी अगर वही कन्वर्ट हो जाता मुस्लिम में, तो फिर जो पूरा मराठा एम्पायर है वो अंदर से बिल्कुल ही टूट जाता है। इसलिए संभाजी के ऊपर प्रेशर बनाया था औरंगजेब ने कि आप कन्वर्ट हो जाइए इस्लाम में। और संभाजी को ये पता था कि उनके इस्लाम कन्वर्ट होने पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपके मराठा एम्पायर पे और पूरे देश के जो मोरल बूस्ट है उसके ऊपर। इसलिए संभाजी ने उस प्रस्ताव से मना कर दिया। इसके बाद संभाजी के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया बहुत दिनों तक, और जब ये समझा गया कि संभाजी कुछ दिनों में ऐसे ही मर जाएंगे, तब उनको एग्जीक्यूट, उनको मार दिया गया। और वो उनको कहां पर मारा गया, तो फिर संगमेश्वर में उनको मार दिया गया। जैसे संभाजी की मौत हो गई, उस टाइम पे डेक्कन में और जितने भी एम्पायर्स थे और मराठा एम्पायर थे, सभी काफी गुस्सा हो गए कि संभाजी के ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया और सभी आपके औरंगजेब के अगेंस्ट हो गए। इससे क्या हुआ, औरंगजेब को अपने मरते वक्त तक पूरे डेक्कन पे रहना पड़ा था और डेक्कन में छोटी छोटी जो लड़ाई होती थी, उनके ऊपर अटैक होते थे, रिवोल्ट होते थे, उन सबसे लड़ाई करना पड़ा था और उसकी मौत वैसे ही हो गई थी लड़ाई करते हुए।
फिर अगर यहाँ पर देखा जाए रिलीजियस पॉलिसी आपको पता ही है, औरंगजेब के जो हार्श रिलीजियस पॉलिसीज था वो सिर्फ मुस्लिम्स को टॉलरेट करते थे और जितने भी नॉन मुस्लिम्स है उनको टॉलरेट को नहीं कर सकते थे। मुस्लिम में भी दो फेज होते हैं। अगर औरंगजेब की बात किया जाए तो औरंगजेब था सुन्नी मुस्लिम, इसलिए डेक्कन में जितने शिया मुस्लिम है उन्हें भी वो टॉर्चर करता था। तो उसके जो रिलीजियस पॉलिसी है काफी हार्श थे। और इंडिया में जैसा कि आपको पता ही है सब जाति के लोग रहते हैं, तो औरंगजेब वो चीज नहीं चाहता था और इसलिए उसने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया लोगों के ऊपर सिर्फ उनके धर्म के लिए। उनसे लड़ाई करने के लिए कौन कौन आगे बढ़े थे? अगर जाटों की बात की जाए तो फिर 1669 में जाटों से उनकी लड़ाई हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ गोखला। तो ये बैटल मुगल वर्सेस द जाट्स हुआ था, बैटल ऑफ तिलपट। और ये कब हुआ था? 1669 में। इस लड़ाई में आपके जो गोखला लीडर थे वो चल बसे थे। अब जब गोखला चल बसे थे तो उनका बदला लेने के लिए राजाराम बाद में लीडर बने थे। और राजाराम कब लीडर बने थे? तो फिर 1685 में। तब देख सकते हैं दोनों सालों के बीच काफी गैप है, एक है 69 और एक है 85। तो फिर काफी गैप है। राजाराम को अपना एक आर्मी बनाना पड़ा था जो उनके साथ रहेंगे और वो उनके लीडर बने थे अगेंस्ट द मुगल्स। तो इसके लिए उन्हें सबसे पहले अकबर का जो तुंग है वहां पर अटैक किया था और अकबर के जितने हड्डी है उनको बाहर निकाल के जला दिया था। द बोन्स ऑफ अकबर। तो अकबर के जितने हड्डियां हैं उनको निकाल के जला दिया था, क्योंकि आपको पता ही है कि मुस्लिम प्रथा अगर माना जाए तो फिर जो मर जाते हैं उनको कब्र दिया जाता है। इसलिए उसने निकाला था वो हड्डी, और जो कब्र में शांत तरीके से रहने चाहिए उनके हड्डी निकाल के जला दिया था। इनका हड्डी निकाल के जला दिया था तब अकबर का। बाद में अगर देखा जाए राजाराम को उन्हीं के जाट के ग्रुप्स ने मार दिया था, क्योंकि जाट के ग्रुप में बहुत सारे जाट के ग्रुप थे जो एक दूसरे से लड़ाई करते थे और कौन लीडर बनेगा ये देखने के लिए लड़ाई होता था। तो वैसे ही एक राइफल जाट ग्रुप था जिसने राजाराम को मार दिया था। राजाराम के मरने के बाद उसका भाई चूरमन लीडर बना था और ये जो मुगल के विरुद्ध लड़ाई चल रहा था इसको कंटिन्यू रखा था। फिर आएंगे सिख्स के बारे में। सिख तो आपको पता ही होगा कि शाहजहां के टाइम से ही उनका लड़ाई चल रहा है अगेंस्ट द मुगल्स। तो अगर यहाँ पर देखा जाए औरंगजेब कंटिन्यूड हिज ड्रीम ऑफ टर्निंग इंडिया इनटू अ इस्लामिक स्टेट। इससे पहले अगर बहुत सारे राजाओं के बारे में देखा जाए, बहुत सारे सुल्तानों के बारे में देखा जाए, उनका सपना था इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। और उनका सपना ऐसा था कि जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, उनको टैक्स कम दिया जाएगा, उनके लिए रहने के लिए सुविधा दिया जाएगा, ताकि इंडिया को मुस्लिम्स के लिए एक जन्नत की तरह देखा जाए और बाहर के दुनिया के जितने भी मुस्लिम है वो आगे इंडिया में रहे। पर औरंगजेब की बात अगर की जाए, औरंगजेब मानता था कन्वर्शन, मतलब जबरदस्ती आपके जितने नॉन मुस्लिम है उनको जबरदस्ती आपके मुस्लिम्स में कन्वर्ट करके इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था। फॉर दिस ही वाज डूइंग फोर्सफुल कन्वर्शन ऑफ हिंदूज टू इस्लाम इन कश्मीर। तो मैंने बताया था उसका यही सपना था कि इंडिया में जितने भी हिंदू है उन्हें मुस्लिम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए उसने कश्मीर में जितने सारे हिंदू है उनको इस्लाम में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया था। कश्मीर आपको पता ही है कि कश्मीर में सबसे पहले जितने हिंदू ब्राह्मण थे उनको सबसे पहले इस्लाम में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया था आपके औरंगजेब ने। ये बात आपके सिख गुरु तेज बहादुर को पता चली थी और तेज बहादुर ने फिर कश्मीर के लिए चले गए थे ताकि ये जो फोर्सफुल कन्वर्शन हो रहा है ये रोकने के लिए। टू स्टॉप दिस द 9th सिख गुरु, जो कि आपके तेज बहादुर थे, फॉट अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस इन कश्मीर। अब ये समझिए ये जो लड़ाई थी ये कोई लैंड एरिया के लिए या ज्यादा पैसा होने के लिए नहीं लड़ा जा रहा था। मुगल फोर्सेस के खिलाफ वो सिर्फ इसलिए लड़ाई कर रहे थे कि फोर्सफुल कन्वर्शन कर रहे थे, जिसमें वो फोर्सफुल हिंदूज को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे थे। इसके लिए आपके तेज बहादुर को है जो पकड़ लिया गया था और ये पॉसिबल ही नहीं था कभी इतना बड़ा जो मुगल फोर्सेस है उससे कम्पीट करना, तो उनको कैप्चर कर लिया गया था। तो आपको क्या लगता है कि 9th सिख गुरु जो तेज बहादुर थे उनको पता नहीं था कि पूरे मुगल के जो फोर्सेस है उनसे वो लड़ नहीं पाएंगे? उनको ये पता था कि एक दिन ना एक दिन वो पकड़े जाएंगे और उनको अपनी शहीदी देनी होगी, उनको अपना जान देना होगा। पर तभी आपके तेज बहादुर ने दूसरों के लिए, दूसरों के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए लड़ाई किया और अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। इसलिए उन्हें गुरु बोला जाता है। और हम लोग सिर्फ एक इंसान रह के रह गए। अभी हम लोग को इंसानियत की भी उतनी परवाह नहीं है। आप देख ही सकते कोरोना के इस काल में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स छुपाए जा रहे हैं, जो मृतक है उनको गंगा के नदी में फेंका जा रहा है। तो फिर ये तो गुरुदेव थे और हम लोग तो क्या बताएं, अभी गुरु का तो मतलब ही खत्म हो गया। अभी तो कोई भी खुद को गुरु कह रहा है। एक नए आए खुजली वाले बाबा, वो पहले रामलीला मैदान में वो अपने नौटंकी दिखाने गए थे, वहां पर उनको सलवार कमीज पहन के भगाया था पुलिस वालों ने, पर अभी उनका दूसरा ही नौटंकी चल रहा है। तो पहले के अगर गुरु की बात की जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि उन्होंने मुगल के खिलाफ क्यों लड़ाई की थी, सिर्फ ये जो धर्म परिवर्तन चल रहा था जो औरंगजेब ने चलाया था उसे रोकने के लिए। तो तेज बहादुर को भी ऑप्शन दिया गया था ऑफ कन्वर्टिंग टू इस्लाम। तो आप समझ रहे हैं जितने भी हेड है उन्हें आपके औरंगजेब पकड़ रहा है और इस्लाम में कन्वर्ट होने का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए तो उनके अंदर जितने भी लोग हैं उनका पूरा मॉरल बूस्ट जो है वो लो हो जाएगा और वो अपने आप से मतलब हार मान जाएंगे। तो क्योंकि ये सिख गुरु थे आपके तेज बहादुर, तो जितने भी सिख थे उनको ये बुरा लगता बहुत ज्यादा, इसलिए उन्होंने ये बोला था कि तेज बहादुर को कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, पर उन्होंने मना कर दिया था। तो इसलिए उनको उन पे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था और आखिरकार चांदनी चौक में ले जाके सरेआम सरे बाजार में उनका सर कलम कर दिया गया था। अब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर इस जानवर के वक्त पे बनाया गया था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोती मस्जिद के बारे में। तो उन्होंने मोती मस्जिद बनाया था जो कि है दिल्ली में। उनके बेटे थे आजम शाह, उन्होंने बनाया था आपका बीबी का मकबरा। ये बीबी का मकबरा जो है उनकी बीबी के लिए बनाया, उनके माताजी के लिए बनाया गया था और उन्होंने बनाया था बीबी का मकबरा। ये याद रखिए ये औरंगजेब के वक्त पे बना था, लेकिन औरंगजेब ने इसे नहीं बनाया था। किसने बनाया था? उसके बेटे ने, जिसका नाम था आपका आजम शाह। फिर अगर मिर्जा मोहम्मद कासिम की बात की जाए तो मिर्जा मोहम्मद कासिम ने लिखा था आलमगीर नामा और आपके ईश्वर दास नगर ने लिखा था फुतुहात आलमगिरी।
तो ये दो किताब आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। मिर्जा मोहम्मद कासिम ने क्या लिखा था, आलमगीरनामा, और ईश्वर दास नगर ने क्या लिखा था, तो लिखा था उन्होंने फुतवात-ए-आलमगीर। तो आज का चैप्टर बस यही था। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग मुगल्स के जितने आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो एक साथ देख लेंगे। तो जितने भी राजाओं के हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो चैप्टर के आखिर में तो मैंने दिया, ये ऐड किया है, पर वो एक चैप्टर में एक साथ पूरा आपको मुगल के आर्ट एंड आर्किटेक्चर जितना इंपॉर्टेंट है वो सब एक ही साथ मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।